नमस्कार साथियों, मैं देवनारायण सेन स्वागत करता हूं आप सभी का उड़ान के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे संस्थान की तरफ से व्यापम और सीजीपीएससी के लिए वीडियो श्रृंखला चलाई जा रही है। उसी कड़ी में एक बार फिर से मैं विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक जानकारी आप सभी के लिए, हमारे संस्थान में सिटी प्लाजा ब्रांच में सीजीपीएससी प्री के लिए 17 जुलाई से नई कक्षा जो है आरंभ हो रही है, जिसका समय है सुबह 7:30 बजे से 10:30 बजे तक। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, मृत एवं सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाले जीव का उदाहरण है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता, ऑप्शन डी कसकूटा या अमरबेल। सड़े गले पदार्थ से पोषण प्राप्त करने वाला गिवन ऑप्शन में ऑप्शन सी कुकुरमुत्ता जो है होता है। ये सामान्यतः बरसात के दिनों में या सड़े गले ऑर्गेनिक पदार्थ में उत्पन्न होता है। सामान्यतः हम इसको मशरूम के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम छत्रप भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में हम लोग इसको फुटू के नाम से जानते हैं। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता। ये जो है प्रकाश संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाता। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए पादप को हरे होना भी जरूरी है, इसलिए ये सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अरक्तता जिसकी कमी से उत्पन्न होती है वह कौन सा है, बताना है। ऑप्शन में देखते हैं। सही आंसर है इसका आयरन या ऑप्शन डी। आयरन की कमी से हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। बात करें हम रक्त की कमी के प्रभाव के बारे में, तो रक्त या ब्लड हीमोग्लोबिन से प्रचुर होता है। ये हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में कोशिकाओं तक ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कोशिका तक होती है तब यहीं पर ऊर्जा का निर्माण होता है और जैविक कार्य संपन्न होते हैं। इसके साथ ही साथ रक्त की कमी होने से थकावट और विभिन्न प्रकार की कमजोरियों का दिखाई देना शुरू हो जाता है। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरन इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आहारी रेशे के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ये जो आहारी रेशों के बारे में बात हो रही है, इसको हम लोग फाइबर बोलते हैं। कौन सा सत्य नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन को अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, हमारे शरीर को पोषण देना। रेशों की अगर हम बात करें तो रेशे हमारे शरीर को पोषण नहीं देता है किसी भी प्रकार का। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जो है ए होगा, जो बोल रहे हैं सत्य नहीं है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन के बारे में तो आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। आहारी रेशे को ही हम लोग अपचित भोजन से छुटकारा पाने में उपयोग के तौर पर लेते हैं। ऑप्शन डी की बात करें तो मुख्यतः पौधों द्वारा प्राप्त होता है। ये तीनों जो ऑप्शन है करेक्ट है, लेकिन प्रश्न में पूछा गया सत्य नहीं है, तो हमें आंसर लेना है ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनुष्यों में इसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। जिन पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम मात्रा में जरूरत है हमें, उसको हम लोग सूक्ष्म पोषक बोलते हैं।
और सूक्ष्म पोषक के अलावा अगर हम बात करें तो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनकी मात्रा हमारे शरीर को ज्यादा होता है। प्रश्न में सूक्ष्म पोषक तत्व पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य सामग्री का समूह कौन सा है? खाद्य सामग्री का समूह बताना है हमें। यहाँ पर कुछ खाद्य सामग्रियों का समूह दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो लौह तत्वों से प्रचुर खाद्य सामग्री होगा हमारा ऑप्शन ए, आंवला, पालक और गुड़। प्रचुर मात्रा में इसमें लौह तत्व पाया जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनना है जिसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी की अगर हम बात करें तो अभी कोरोना महामारी के समय हमें ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए सलाह दिया गया था। करता क्या है ये कोशिकाओं को हानिकारक सूक्ष्म जीवों से बचाता है, हानिकारक जीवाणुओं से तो बचाता है, साथ ही साथ हमारे शरीर को स्ट्रेंथ भी प्रदान करता है। इसलिए विटामिन सी खाने का सलाह दिया गया था। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कैल्शियम एवं फास्फोरस के उपयोग एवं धारण के लिए डैश आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ए, सी, डी और के। यहां पर हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखा जाए तो कैल्शियम जो होता है विटामिन डी के प्रेजेंट में काम करता है। जब तक विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा, कैल्शियम पूरी तरह से संश्लेषित नहीं होता है। उसी प्रकार अगर विटामिन डी की कमी हो गई बॉडी में तो कैल्शियम संश्लेषित नहीं होगा, और कैल्शियम की कमी हो गई तो विटामिन डी संश्लेषित नहीं होगा। एक दूसरे के पूरक है यह, दोनों की कमी हो जाएगी स्वतः ही। यहाँ पर फास्फोरस के उपयोग के लिए भी विटामिन डी का होना आवश्यक है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग जो है दोनों है, क्वाशियोरकर भी है और मेरास्मस भी है। क्वाशियोरकर ऐसे रीजन के बच्चों में ज्यादातर होता है जहां पर खाद्य सामग्री की प्रचुरता कम है, उनके शरीर को पर्याप्त रूप से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है। मेरास्मस भी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है जो बच्चों में ही देखा जाता है सामान्यतः। इसमें भी शरीर कुपोषण का शिकार हो जाता है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन डी 1 और 2 इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विटामिन डैश जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? वाटर सॉल्यूबल। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन बी जो है जल में घुलनशील है। वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में अगर हम बात करें तो विटामिन बी और सी जो है इसके कैटेगरी में शामिल है। बी के बारे में बात करें तो B1 से लेकर B12 तक के विटामिन शामिल है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। वही अगर हम बात करें तो विटामिन ए, डी, ई और के
ये होता है फैट सोल्यूबल या हम बोल सकते हैं वसा में घुलनशील। प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा विटामिन बी। अगला प्रश्न, है कोबाल्ट धातु किस विटामिन में होती है? कोबाल्ट धातु के बारे में पूछा गया है। कोबाल्ट धातु से युक्त विटामिन एकमात्र ही है जिसको हम लोग जानते हैं विटामिन B12 के नाम से। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। विटामिन बी में साइनोकोबाल्मिन होता है। साइनोकोबाल्मिन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट शब्द का समावेश दिखता है हमें। कोबाल्ट एकमात्र धातु है जो विटामिन B12 में भी मौजूद है। साथ ही अगर हम बात करें करता क्या है, तो ये आरबीसी के प्रोडक्शन से संबंधित कार्यों को करता है, आरबीसी उत्पादन से संबंधित। इस तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन B12 इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है उपापचयी एंजाइम मेटाबॉलिक एंजाइम अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है किसमें? ऑप्शन यहां पर दिया गया है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषाणुओं में। विषाणुओं की अगर हम बात करें तो ये सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माने जाते हैं। मतलब ये जो है बाउंड्री लेवल ऑर्गेनिज्म है, न तो ये सजीव में आता है न ही ये निर्जीव में आता है पूरी तरह से। क्योंकि जब ये निर्जीव में होता है तो एक प्रकार के रासायनिक कण की भांति मौजूद होता है जो निर्जीव की प्रॉपर्टीज को दर्शाता है। वहीं जब ये किसी सजीव में एंटर करता है तो वहां अपने प्रकृति के अनुसार विभाजित होकर संबंधित स्पीसीज या जंतु को प्रभावित करता है। गिवन प्रश्न के अकॉर्डिंग उपापचयी एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, कौन सा पदार्थ शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक आवश्यक होता है? शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और कोशिकाओं के निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। टोटल हमारे शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन का उपयोग किया जाता है जो 20 प्रकार के एमिनो एसिड या अमीनो अम्ल के द्वारा बनता है। इसमें से कुछ का निर्माण हमारे शरीर में स्वयं होता है, कुछ प्रोटीन को हमें बाहर से लेना पड़ता है खाद्य सामग्रियों के द्वारा। प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला प्रश्न, किस रूप में प्रोटीन का शरीर में संचरण होता है? शरीर में संचरण किस रूप में होता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी वसीय अम्ल, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन डी अमीनो अम्ल। हम अभी जैसे बात करें प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन अमीनो अम्ल से ही मिलकर बना होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन को तोड़ने पर प्राप्त होता है, छोटे छोटे अणु हैं उसके, तो इसका संचरण जो है अमीनो अम्ल के फॉर्म में ही होगा। इसलिए गिवन प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दुग्ध मिल्क अपने पोषण गुणों में अद्वितीय है, फिर भी यह एक तुच्छ स्रोत है। मतलब सबसे निम्न स्रोत है किसका? ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी ताम्र या तांबा, ऑप्शन डी सोडियम। प्रश्न के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, लौह तत्व। लौह तत्व जो है दूध में बहुत ही कम या नहीं न की मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये उसका एक तुच्छ स्रोत होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पौधे के लिए सूक्ष्म पोषक होता है? सूक्ष्म पोषक हम किसको बोलते हैं? ऐसे पोषक तत्व जिनको पौधे को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है। इसके अंतर्गत हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरॉन इज करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 एक तरफ दिया गया है। हमें क्या करना है? सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर कुछ रासायनिक नाम दिए गए हैं और उससे संबंधित अनुप्रयोग या एप्लीकेशन को दिया गया है। हमें मैच करना है क्या क्या करता है। सूची 1 में ऑप्शन ए में दिया गया है एसीटोन। एसीटोन या सामान्य भाषा में हम लोग इसको थिनर बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? सूची 2 में हमें देखना है। थिनर का प्रयोग जो है नाखून पॉलिश अपसारक के रूप में या नेल पॉलिश रिमूवल के रूप में यूज में लाया जाता है। जो नेल पेंट लगाते हैं उसको थिनर के माध्यम से निकाला जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर हम बात करें, कार्बन टेट्राक्लोराइड को प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। वही हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घावों की मरहम पट्टी में। साथ ही साथ हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग जो है नाक कान से संबंधित डॉक्टरी उपयोग में भी लाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं द्रव अमोनिया। द्रव अमोनिया का उपयोग किया जाता है एक प्रशीतक की भांति। इस तरह से हमें देखें तो हमारे कूट में से सही आंसर हो जाएगा हमारा ए का दूसरा नंबर, ऑप्शन सी में देखिए बी का फर्स्ट, सी का हो जाएगा थर्ड और डी का हो जाएगा फोर्थ। प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? पचे हुए भोजन में मौजूद, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत इज करेक्ट आंसर। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन टूटता है, वो भी कहाँ पर जाता है? यकृत में ही जाता है। यकृत में ही यूरिया का निर्माण भी होता है, जो बाद में यूरिनरी सिस्टम के द्वारा मूत्र के रूप में शरीर से बाहर चला जाता है। प्रश्न के अनुसार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यकृत इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है। पित्त का प्रमुख कार्य कौन सा है? हमें बताना है। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, वसा का पायसीकरण इज करेक्ट आंसर। पायसीकरण का मतलब होता है सरलीकरण, वसा को सरल रूपों में ये तोड़ देता है। सही आंसर हो गया ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? रक्त परिसंचरण तंत्र या हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो यहां पर इसका क्या उपयोग है जीवों के शरीर में? जीवों के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का परिवहन करता है। रक्त में उपयोगी पदार्थ कौन कौन से होते हैं? तो ऑक्सीजन है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, एंजाइम है, बहुत सारे उपयोगी तत्व इसमें घुले हुए हैं जो इसको घोलकर एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। अनुपयोगी में हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है,
क्रिएटिनिन है, ये सभी घुले होते हैं जो अनुपयोगी है। तो यूजफुल और जो है यूजलेस, दोनों चीजों को ये क्या करता है, परिवहन करता है। परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था अगर हम बात करें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हार्वे इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब के बारे में बताना है। यहां पर गिवन ऑप्शन में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धमनी इज करेक्ट आंसर। अगर हम बात करें रक्तदाब के बारे में तो कुछ इस प्रकार से इसको समझते हैं। ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चेम्बर का बना होता है, उसमें ये जो हमारा बायां वाला भाग होता है, लेफ्ट पोर्शन में भी लेफ्ट वेंट्रिकल, या जिसको हम लोग बोलते हैं बायां निलय, इसके द्वारा हमारे नलिका या महाधमनी में प्रेशर के साथ ब्लड को भेजा जाता है ऊपर की तरफ, जो पूरे शरीर में रक्त को क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, वितरित करता है। तो बायां निलय जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तेजी के साथ, तो एक धक्के के साथ ब्लड को इस नली में भेजा जाता है। तो पूरा जो प्रेशर होता है वो जाता है कहाँ, महाधमनी में, और महाधमनी के द्वारा ही अलग अलग शाखाओं में बढ़कर धमनियों का निर्माण होता है। तो ये जो प्रेशर है पूरा का पूरा कहां पर क्रिएट होता है, महाधमनी और उससे संबंधित छोटे छोटे धमनियों में। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, धमनी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर 2 कथन दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। कथन 1 और कथन 2 में हमें बताना है कौन से कथन सही हैं। चलिए पहला कथन देखते हैं। एनाल्जेसिक औषधियां किसी कारण से उत्पन्न पीड़ा को कम करती है। एनाल्जेसिक औषधियों का मतलब होता है दर्द निवारक औषधियां। ये किसी कारण से उत्पन्न पीड़ा को कम करती है तथा इससे चेतना समाप्त हो जाती है। चेतना जो है दर्द निवारक औषधि से समाप्त नहीं होती है। इस हिसाब से देखा जाए तो ये कथन जो है हमारा सही नहीं है। वहीं अगर दूसरे कथन के बारे में बात करें, नारकोटिक्स औषधियां मतलब ऐसी औषधियां जो एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कथन दूसरा क्या कहता है, नारकोटिक्स औषधियां पूरे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है किंतु व्यक्ति को बेहोश नहीं कर पाती। तो यहां पर ये कथन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नारकोटिक्स औषधियों का प्रयोग ही तो बेहोश करने के लिए किया जाता है। इस हिसाब से हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। इस तरह से ये आज के हमारे वीडियो श्रृंखला का लास्ट प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।